नमस्ते। हर हर महादेव मराठा बंधु। आज हमारे साथ है विक्रम सिंह मोहिते पाटिल जी, सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते जी का 13वीं वंशज है। हम मोहिते जी की परिचय थोड़ा लेंगे, बाद में दक्षिण दिग्विजय यात्रा का ऊपर मोहिते साहब ने रिसर्च कर रहा है, वो रिसर्च की कुछ मेन मुद्दे हम लोगों ने जानकारी लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। नमस्ते सर, वॉइस ऑफ मराठा में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। आपने जो रिसर्च कर रहा है उसके पहले आपका परिचय दीजिए सर। धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मैं विक्रम सिंह मोहिते अभी फिलहाल पूना में बेस हूँ, लेकिन मेरा जो कार्यक्षेत्र है वो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स है और था, और उसके लिए मैं पूना, फिर उसके बाद दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बेंगलोर और फिर आखिर में बम्बई में स्थित था, और वहाँ से पूरा भारत का कारोबार मैं देखता था। और मुझे इतिहास की बड़ी सीखने की इच्छा थी जी। और हम सुनते थे जी। पुरखों से, या तो किताबों से, या तो कभी कभी कुछ व्याख्यान लेक्चर्स को जाते थे, और तभी पता चला कि हमको इस हमारे खुद के इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है, देश का इतिहास के बारे में। जी। और इससे कहते हैं ना कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है जी। वो वापस वही गलतियां फिर दोहराता है। तो इसके लिए हमको हमारा इतिहास इतना अच्छा बढ़िया इतिहास है और इतना बड़ा इतिहास है, तो उसके बारे में जानना ये मुझे बड़ी जिज्ञासा थी। तो उसके लिए मैंने 3 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके काफी वक्त मैं इतिहास का अभ्यास करने में बिताता हूँ, और उस हिसाब से मैं प्रवास भी करता हूँ, उस हिसाब से कुछ पढ़ाई भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, और आप जैसे लोगों को मिलके कुछ नया सीखने को भी मिलता है। जी। तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि आप लोग आंध्र प्रदेश में स्थित हो और आप लोगों का इतिहास भी बहुत बड़ा है। तो उसके बारे में अभी बात करेंगे हम थोड़ी देर में। जी। आपने अभी तक कितने बुक लिखा साहब? आपने बहुत अच्छा आथर भी बोल के हम लोगों ने सुना है। आपने अभी तक कितने बुक लिखा है? अभी कौन सा अभी प्रोसेस है आपका? मैंने अभी तक बुक ऐसा नहीं लिखे, लेकिन मैं आर्टिकल्स, लेख लिखता हूँ। अच्छा। और लेक्चर्स देता हूँ जी। और वो तो काफी हो चुके हैं, अभी 50 के ऊपर लेक्चर्स, और लेख भी कम से कम 25 के ऊपर लेख मैंने लिखे हैं, और वो न्यूज़पेपर या तो मासिकों में छाप के आ गए हैं, और उसको प्रसिद्धि मिली है। जी सर। अभी आपने दक्षिण दिग्विजय यात्रा के बारे में रिसर्च कर रहा बोल के हम लोगों ने बहुत सुना आपके बारे में। आप दक्षिण दिग्विजय की यात्रा के बारे में कुछ मेन मुद्दा हमको बता दीजिए उसमें। और आंध्र और तेलंगाना में हमारा जो मराठा लोग है, आंध्र तेलंगाना में 25 लाख की मराठा समाज है, स्पेशली आंध्र में 8 लाख की मराठा समाज। इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को कब आया, किस लिए आया, उन लोगों की इतिहास बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। अभी भी हम लोगों को पता चल रहा है। आगे जो आत्मविश्वास से जीने के लिए, बोलने के लिए आप सही थोड़ा मुद्दा बता दिया था, हमको बहुत मदद हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होगी। सो पहले दक्षिण दिग्विजय ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का सबसे बड़ी ये मुहिम थी। अच्छा। और ये राजकीय और लश्करी मुहिम थी। इसका मतलब है कि 1674 में राज्याभिषेक होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया कि अभी स्वराज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए उन्होंने दक्षिण चुना। और उसके साथ उन्होंने कुतुब शाह जो गोलकोंडा में स्थित था, उनके साथ दोस्ती की, और मुगल और आदिल शाही के खिलाफ अपनी आघाड़ी बनाई दोनों ने मिलके। उसके साथ साथ उन्होंने पहले हम्बीरराव जी मोहिते को, जो उनके सरसेनापति थे, उनको आगे भेजा। अच्छा, पहला हम्बीरराव मोहिते साहब ने गए। हाँ, तो दिसंबर
76 के आसपास, यानी दशहरे के बाद जी। हंबीराव मोहिते दक्षिण में पहुंचे अच्छा दिसंबर में, और कोप्पल का जो किला था जी और वहां के हुसैन खान मियाना जी करके एक सरदार था, अफगान था वो, जी। तो उसको जीते जी पकड़ा अच्छा और उनकी आदिलशाही सेना को पूरा परास्त कर दिया। जी 20,000 की सेना थी और इनके पास सिर्फ 5,000 की सेना थी, फिर भी अच्छा। 5,000 मराठाओं ने 20,000 के आदिलशाही पठानों को जी हराया। जी जी ऐसे करते करते फिर गोलकोंडा में वो पहुंचे जी और छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले जी शहाजी महाराज ने, जो उनके पिता थे, उन्होंने 1636 से लेके 1664 तक जी दक्षिण में अपना कारोबार और अपना पूरा जो बेस था वो बेंगलोर में स्थित था। अच्छा और वो जिंजी आंध्र में, या तो कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका, जी पश्चिमी कर्नाटका, दक्षिणी कर्नाटका, यहाँ पे आते जाते रहते थे। वहां के जो नायक राजा थे उनके साथ वो अच्छा घुल मिल के काम करते थे अच्छा और उनको भी अच्छा सम्मान देते थे। तो शाहजी राजा ने बहुत बड़ा काम और फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, बेस, बेस जो ऑलरेडी बना के रखा था। जी शिवाजी महाराज को ये पता था जी और शिवाजी महाराज के जो स्टेप ब्रदर थे, जी जो व्यंकोजी राजे, वेंकोजी राज उन्होंने 1676 में तंजावुर के चोला राजा जी का जो सिंहासन था जी उसके ऊपर वो गद्दी पे बैठ के ओके वहां पे से राज करना चालू कर दिया था। वाह तो वहां पे ऑलरेडी मराठाओं का राज था, जी तो वहां पे किले थे, वहां पे सैनिक थे जी और ये वहां से कारोबार कर रहे थे। पूरा चोला साम्राज्य आपको मालूम है काफी बड़ा था, जी काफी समृद्ध था। कावेरी नदी का कावेरी डेल्टा जो बोला जाता है जी वो मैनेज करते थे। और उसके साथ साथ शिवाजी महाराज, हंबीराव मोहिते, येसाजी कंक, मानाजी मोरे, सेखोजी गायकवाड़, रघुनाथ पंत हनुमंते, ऐसे एक ना अनेक लोग दक्षिण भारत के वक्त पे नीचे आ गए जी और उन्होंने, आपको आश्चर्य लगेगा, हिंदवी स्वराज में जो 300 के आसपास किले थे जी उसमें से 120 के ऊपर किले दक्षिण भारत में। अरे बाप रे दक्षिण भारत में 120 के ऊपर किले हैं। अच्छा तो इसके वजह से मुझे ये कहने में कुछ शंका नहीं है जी कि आंध्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ये पहले से पूरा कर्नाटक जी, रीजन कहा जाता रीजन था। था मराठाओं के, शिवाजी महाराज के टाइम पे ये सब कर्नाटक इलाका कहा जाता था। तो वहां पे 122 किले अगर होंगे जी तो आप हिसाब लगाइए कि कितने सैनिक लगे होंगे, जी। कितने किलेदार लगे होंगे, कितने उसके कारोबारी लगे होंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन। तो जी। उसी टाइम पे अनेक लाखों लोग वहां पे ऑलरेडी बस चुके थे, हाँ हमने बसाया था और जी। वहां पे बहुत बड़ा हमारा बेस था। जी कोप्पल, वेल्लोर, जिंजी, जी तंजावुर, जी ये तो बहुत बड़ा बेस ही था हमारा। हाँ बेंगलोर, जी शिरा, कोलार, ये शाहजी महाराज का बेस था। हाँ तो इस वजह से आज जो हमको दक्षिण भारत में गांव के गांव में बसे हुए मराठा लोग जो मिलते हैं, जी वो शाहजी महाराज से लेके शिवाजी महाराज तक, जी और शिवाजी महाराज के बाद राजाराम, संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, महारानी ताराबाई और फिर थोरले शाहू महाराज, इनके पीरियड में जो भी कुछ काम हुआ, जी जो भी कुछ लड़ाइयां हुई, जी। या तो जो भी कुछ अपना स्वराज्य फैलाने के लिए, या तो मजबूत रखने के लिए जो भी काम किया गया, उसके लिए महाराष्ट्र से आप सब लोग वहां गए और आपके पूर्वजों ने भारत को बचाने के लिए, जी भारत की संस्कृति को इत्तमभूत रखने के लिए जी आप लोगों के पूर्वजों ने बहुत बड़ा काम किया। ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। जी जी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल जी हमारा रूट्स को हम पहचाना बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। यस। हम इसके साथ में वो भी सुना है, इब्राहिम गांधी की और भाऊराव के नेतृत्व में
पानीपत में भी बहुत सारे मराठा लोगों ने आंध्र से भी शामिल हुआ था। बाद में बहुत सारे लोग को कनेक्शन कट गई महाराष्ट्र से। ये किस वजह से हुआ? किस लिए हमारा महाराष्ट्र आंध्र की सारे कनेक्शंस बंद हो गई? हाँ, तो इब्राहिम गारदी जो मराठा सेना के साथ भाऊसाहेब पेशवा के साथ पानीपत गए थे, तो उनकी सेना में काफी हद तक लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के होने चाहिए, ऐसा मेरा कयास है। और इस वजह से पेशवा काल में यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में काम हुआ है आंध्र प्रदेश में, और निजाम शाह को उन्होंने हराया था पूरी तरह से। और पानीपत को जाने के पहले ही निजाम शाह के साथ लड़ाई होके उनको पूरा परास्त किया था। तो मुमकिन है कि इब्राहिम गारदी जी के साथ जो सेना आई थी वो पानीपत पे गई होगी। दूसरा, ऐसा करते करते जब भारत स्वतंत्र हुआ तो निजाम शाह का जो टेरिटरी था, जो इलाका था, वो छत्रपति संभाजी नगर यानी पहले औरंगाबाद कहा जाता था, उस तब वहां तक यानी मराठी मुल्क में फैला हुआ था। और जब भाषावार प्रांत रचना हुई भाषा के हिसाब से, तो काफी हद तक चंद्रपुर गढ़चिरौली के वहां तक का पूरा महाराष्ट्र में शामिल हो गया, जो पहले निजाम का ये था। और फिर जो बाकी का आंध्र प्रदेश, और अभी तो तेलंगाना हो गया, लेकिन पहले आंध्र प्रदेश बोलते थे, तो आंध्र प्रदेश वो पूरा तरह से कट हो गया। और इसके लिए आंध्र प्रदेश में चला गया। तो आप सब मराठा लोग आंध्र प्रदेश में चले गए, और फिर आंध्र प्रदेश का पूरा काम और पूरा ये तेलुगु में होने लगा। वहां का सिस्टम अलग होने लगा, स्वतंत्रता मिल गई थी, तो नए किस्म से लोग काम पे लग गए। और महाराष्ट्र के लोग बंबई की तरफ और नागपुर की तरफ ज्यादा झुक गए, और वहां से इधर का काम चालू हो गया। इसके वजह से ये नहीं होना चाहिए था, सांस्कृतिक तौर पे ये नहीं होना चाहिए था। स्टेट लेवल और डिमार्केशन लेवल पे हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे लिए अभी कुछ काम बाकी है, तो हमने वो करना चाहिए और इकट्ठा वापस मिलना चाहिए और आना चाहिए। सही बात। ऐसा किया तो ये हमारा कम्युनिकेशन बढ़ जाता है एक राज्य से सब लोगों को। बिल्कुल। बहुत अच्छा इन जानकारी दिया। हमको इतना भी मालूम नहीं था जो शिवाजी महाराज के 300 किलो में 122 हमारे पास ही है। बिल्कुल। पहली बार सुन रहा हूँ हम लोगों ने, बहुत काफी अच्छा लगा, बहुत सारे जानकारी दिया। कुछ राघोजी राजे ने दक्षिण में कुछ काम किया, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। रघुजी राजे भोसले ये नागपुर के राजा थे और तंजावुर और सातारा के थोरले शाहू महाराज, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बीच में अरकाट और जिंजी में एक निजाम और या तो नवाब बैठा हुआ था, और वो तंजावुर को हमेशा तकलीफ देता था। अच्छा। तो तंजावुर के महाराजा ने शाहू महाराजा को चिट्ठी लिखी और उनको मदद मांगी। और तभी शाहू महाराज, थोरले शाहू महाराज यानी शिवाजी के पोते, शिवाजी महाराज जी के पोते, उन्होंने रघुजी राजे भोसले जो नागपुर में स्थित थे, उनको आदेश दिया कि आप जाके तंजावुर राजा की मदद कीजिए। और तंजावुर भी अपना मराठा साम्राज्य था। और उस टाइम पे रघुजी राजे ने तंजावुर की मदद के लिए दक्षिण में अरकाट और जिंजी के ऊपर हल्ला किया। उसके बाद त्रिचनापल्ली के ऊपर भी हल्ला किया, और काफी दिन तक त्रिचनापल्ली रघुजी भोसले के हाथ में थी। और उन्होंने फिर वो पूरा वहां के नवाब का बंदोबस्त किया। एक को मार दिया, दूसरे को पकड़ा और उसको 17 साल कैद में सातारा में रखा था। 17 साल सातारा में रखा था। और उस वजह से दक्षिण में शांति रही। और दक्षिण में शांति रहने का बहुत बड़ा कारण मराठों का वहां का अस्तित्व है। आप आगे अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र के ऊपर जितने भी मंदिर है, जो अहम मंदिर है, यानी काशी विश्वनाथ लीजिए, मथुरा लीजिए,
कश्मीर का मंदिर, वैष्णो सूर्य मंदिर लीजिए, द्वारका का मंदिर लीजिए, ये सारे के सारे मंदिर जी। तोड़े गए सही और कुछ अभी वापस रिकंस्ट्रक्शन हुए। राम मंदिर तोड़ा गया, ये तो अयोध्या का मालूम ही है। जी लेकिन दक्षिण के जो मंदिर है जी, वो काफी हद तक जैसे कि तैसे ओरिजिनल फॉर्म में है। सही बात हो तो उसका मेन कारण, बहुत कारणों में से मेन कारण ये मराठों का वहां का अस्तित्व जी। और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी मराठों का अस्तित्व, जी यानी ये आपके सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में ये फायरवॉल बन गया था। जी तो जी नीचे आने का, तो वहां पे इस्लामिक नवाब या तो निजाम नहीं थे ऐसा नहीं है, जी लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। जी। साहब आपने बताया था अभी जो साउथ इंडिया में टेम्पल्स अभी भी उतना आस्ते बचा के रखा बोले तो मेन रीजन मराठा लोगों की वजह से। ये इतिहास बहुत सारे लोगों को साउथ इंडिया में, खाली मराठों के नहीं है, साउथ इंडिया में किसी को वो मालूम नहीं है। क्यों नॉर्थ इंडिया में उतना नहीं है, सारे मंदिर क्यों टूटे गए, आंध्र में, साउथ इंडिया में क्यों इतना अच्छा व्यवस्थित में है। मेन रीजन मराठा लोगों ने उसके लिए एक फायरवॉल बन के रखा, आपने जैसे बोला। तो बहुत अच्छा पॉइंट ने बताया आपने हम लोगों को। नहीं, ये सही बात है। और ये नेशनल इंटीग्रेशन जो भारत को एकात्म रखने के लिए, ये जानकारी बहुत जरूरी है। और मैं और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। अभी आप सोचिए, मैं अभी तंजावुर के वेंकोजी राजा के बारे में बता रहा हूं। जी वेंकोजी राजा कौन थे? जी महाराष्ट्र में पैदा हुए, कर्नाटका बेंगलोर में उनकी पैदाइश हुई जी वहां पे उन्होंने संस्कृत और दक्षिणी भाषाओं का अध्ययन किया और बाकी भी लड़ाई और युद्ध का ज्ञान पाया। उसके बाद वो तमिलनाडु में, आज के तमिलनाडु में तंजावुर जाके बस गए और वहां पे तमिलनाडु में उन्होंने राज किया। तंजावुर का जो चोला राज्य था वहां पे। और आपको पता नहीं कितने लोगों को पता है कि तंजावुर की जो राजा था उसकी राजभाषा तेलुगु थी। अरे बाप रे, और क्या बोल रहे और हाँ, और वेंकोजी राजा ने मराठी आदमी होने के बावजूद तेलुगु में संस्कृत रामायण का भाषांतर करके तेलुगु में उसका किताब प्रसिद्ध किया। बाप रे, और अच्छी बात है तो हमारे लिए। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे बहुत बढ़िया उदाहरण है जी। और उसके बाद उनकी 8 पीढ़ियों ने जी इतना बढ़िया काम किया है शिक्षा क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में, मंदिरों का पुनर्निर्माण, मंदिरों का रखरखाव, और संगीत क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में उन्होंने दुनिया की बढ़िया से बढ़िया लाइब्रेरी, जो आज भी अस्तित्व में, सही बात, 200 साल से ज्यादा हो गए, वो लाइब्रेरी वहां पे एस्टेब्लिश की है सरस्वती महल में। तो सिर्फ मंदिरों का रखरखाव नहीं किया, तो पूरी आपकी जो संस्कृति है जी, उसका जो राजाश्रय होता है, जो भी अच्छा काम होता है और बड़े पैमाने पे होता है, उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए। हम भी बोलते हैं गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना चाहिए, गवर्नमेंट ने फंड देना चाहिए, गवर्नमेंट ने लैंड देना चाहिए। वो काम उन्होंने किया है जी। और इसकी वजह से छोटी 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 चीजों में उनका अस्तित्व है जी। जैसा भारत में कहा जाता है, और या तो हम नहीं कहा नहीं जाता है जी। जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि भारत में महिलाओं के शिक्षा के लिए जी। सबसे पहले स्कूल खोली गई कहा, तो तंजावुर में। अरे और तंजावुर के राजा, उस टाइम के सरफोजी राजा ने लड़कियों के लिए स्कूल खोली और उनको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए भी लेडी टीचर की अपॉइंट की। और ये 1803 में 1803 की बात कर रहा हूं मैं। देश में पहली लड़की लोगों की कॉलेज, यस, वुमेन्स कॉलेज, यस, स्कूल, सॉरी, वुमेन्स स्कूल, यस।
वाह बाप रे, तो ये काफी है। तो ये आप सबका धरोहर है, ये आप सबका इतिहास है। जी आप सब लोगों ने, थोड़े बहुत लोगों ने तो भी वाह इसका पढ़ाई करके, और ये सब जानकारी अवेलेबल है। मैं यहाँ पूना में बैठ के अगर ये जान सकता हूँ, जी तो आप वहां बैठ के क्यों नहीं जान सकते? सही जानने का सिर्फ कोशिश कीजिए। जी जिज्ञासा होना आप जरूरी है दरवाजे के ऊपर नॉक कीजिए, दरवाजा खुल जाएगा। जी जी तंजावुर ने जो महाराज है एंकोजी राजे से लेके 8 पीढ़ी तक उन लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत ने उन्होंने किया। या, जो बहुत बड़ा लाइब्रेरी उनके पास था, या, उन्होंने क्या नहीं किया एजुकेशन के लिए, लिटरेचर के लिए। उन्होंने जो कुचिपुड़ी भरतनाट्यम के लिए, संगीत के लिए बहुत सारे किया। जो बहुत सारे, जितने सारे जो राजा है उससे से ज्यादा तंजावुर के महाराज लोग ने किया था। बिल्कुल या बिल्कुल। उनकी वजह से आंध्रा में अभी भी जो साउथ इंडिया में जो लिटरेचर और संस्कृति म्यूजिक चल रहा है उन लोगों की वजह से चल रहा है। सही ये सच बात है, सब लोग जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे ऐसे मुद्दा बहुत सारे हम लोगों को आपने जानकारी दिया। तंजावुर की महाराज के बारे में बताया था, बाद में दक्षिण दिग्विजय यात्रा महाराज के बारे में बोला था। शिवाजी महाराज के पहले ही हम्बीरराव मोहिते साहब 1 साल से पहले ही उधर काम किया बोल के किसी को मालूम ही नहीं है। सब लोग सोचता है शिवाजी महाराज के साथ में ही हम्बीरराव मोहिते जी आए। नहीं, अभी मेरे को वो गलती फहमी हो गया मेरे से। आपने जो सही रास्ता हम लोगों को दिखाया, पहले हम्बीरराव मोहिते साहब ने ही उसका क्या होता है, एक ये मिलिट्री की लश्करी एक नीति होती है जी। राजा शिवाजी महाराज छत्रपति बने थे जी, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अगर शत्रु के देश में जाता है जी, तो उसकी सुरक्षा जी, सबसे अहम होती है। जी, और उसका बंदोबस्त करने के लिए पहले सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते गए। जी, उन्होंने उनका वापस आने का जो मार्ग था जी, उसको काबिज करके सुरक्षित रखा, वहां पे लोग अपॉइंट किए। जी, और उसके बाद जब कोप्पल का किला जी, और हुसैन खान मियाना और उसका भाई पकड़ा गया, जी, और उनको पकड़ने के बाद फिर शिवाजी महाराज 1677 में जनवरी में निकले। बाप रे। और फिर वो कुतुब शाह को मिलके फिर श्रीशैलम, और ऐसा करते करते तिरुपति, कडप्पा, तिरुपति करते करते तंजावुर तक कावेरी के नदी कोलिडम रिवर है, जी, वहां पे जाके वो रुक गए। जी, और वहां तक पूरा प्रदेश उन्होंने काबिज किया, मित्र राष्ट्र बनाए, या तो लोगों से टैक्स वसूली किया, जी, और अपना स्वराज्य बढ़ाने में बहुत बड़ा कार्य किया है। और वापस मैं कहता हूं, जी, आप सबके पूर्वजों ने जी, उनका दिलो जान से उनको सपोर्ट किया और उनको साथ दी। जी, कितने लोगों ने जान भी दी होगी। जी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जी। बहुत बहुत अच्छा जानकारी दिया सर। या, इतना इतिहास तो हमारा साउथ इंडिया लोगों को मालूम भी नहीं है। मराठा नहीं, लोगों कोई के बात नहीं, ये कंट्रीब्यूशन क्या अपना है। हाँ जी, आपने बहुत सपोर्ट किया है इस इंफॉर्मेशन में। और एक बात है मित्रों, दादा ने हमको रोड मैप भी दिया था, जैसे शिवाजी महाराज आया था, या, जिस रास्ते में आए, जिस रास्ते में गए उन्होंने, अभी तक किसी के पास नहीं था, बस साहब के पास ही था। बहुत अच्छा जानकारी विथ एविडेंस। कुछ अभी तक जितने से भी बात मैं बोलने लगा साहब से, सब बोलते रहते ऑथेंटिक से होना चाहिए, ऑथेंटिक होना। या, ऐसा बोलने वाला का बहुत हिम्मत होता है, जो बहुत एविडेंस होता है। ऐसा सही इतिहास सही रास्ता पे बताने वाला बहुत कम लोगों में हमारा विक्रम सिंह मोहिते पाटिल दादा एक है। बहुत अच्छा जानकारी दिया साहब हम लोगों को, काफी अच्छा लगा। ऐसे ही हमके आपके साथ में आई जगदम्बा कृपा होना चाहिए, महाराज की आशीर्वाद होना चाहिए। बहुत सारे इतिहास आने वाला पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है, किसी को मालूम भी नहीं आ रहा है आज का जमाना में। हमेशा हम लोग आप लोगों की प्रार्थना करेंगे अच्छा इतिहास सामने लाने के लिए, साथ में ही काम करेंगे। धन्यवाद साहब। साथ में काम करेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। और आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभेच्छा मेरी तरफ से और महाराष्ट्र की तरफ से। जी, आप अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो। धन्यवाद साहब। धन्यवाद, धन्यवाद। మిత్రులారా విన్నారు కదా, ఇప్పుడు దాకా మనం అంతా కూడా హిందీలో ఈ వీడియో చేసాం. ఈ వీడియో హిందీలో చేయడానికి గల కారణం కేవలం సౌత్ ఇండియాలోనే కాకుండా తెలుగులో చేస్తే కేవలం మన రాష్ట్రానికే మాత్రమే వస్తుంది, ఆంధ్ర తెలంగాణ. అలాగే సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న మిగతా తమిళనాడు, కర్ణాటక వాళ్ళకు కూడా అర్థం అవ్వాలని, నార్త్ ఇండియా ప్రజలకు కూడా దక్షిణ దిగ్విజయ యాత్రలో శివాజీ మహారాజ్ అయితేనేమి, సర్సేనాధిపతి హంబీర్రావ్ మొయితేజీ గాని ఈ యొక్క ప్రాధాన్యత ఎంతుంది, రోల్ ఎంతుంది, ఎంత కష్టపడ్డారనేది తెలియాలని చెప్పి హిందీలో మాట్లాడడం జరిగింది. ఇప్పుడు తెలుగులో
సర్జీ చెప్పినటువంటి కొన్ని మాటలు మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకున్నట్లయితే, సమ్మరైజ్ చేసుకున్నట్లయితే, ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఆంధ్ర, తెలంగాణలో గాని, దక్షిణంలో వచ్చేసి మరాఠాలున్నారో, వాళ్ళు కేవలం శివాజీ మహారాజ్ టైంలోనే కాదు, షాజీ రాజే టైంలో బేస్ తయారు చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత శివాజీ మహారాజ్ కాలంలో గాని, తర్వాత సంభాజీ మహారాజ్ కాలంలో గాని, రాజారాం మహారాజ్, తారాబాయి భోస్లే టైంలో కానివ్వండి, దాని తర్వాత రఘోజీ రాజే భోస్లే టైంలో కానివ్వండి, చాలా చోట్ల ఈ రావడం అనేది జరిగింది. టాక్స్ వసూలు చేయడం కానీ, ఎన్నో ఇలా అనేది జరిగింది. దానికి క్లియర్ రూట్ మ్యాప్ అథెంటికేషన్ కూడా సర్జీ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రూఫ్ మనకు చూపించడం జరిగింది. చాలా గొప్ప విషయం, చాలా ఆనందకరమైన విషయం. ఇంకా దాని యొక్క రూట్ మ్యాప్‌తో సహా మనకు వివరించడం జరిగింది. ఎలా ఏ ప్రాంతంలో వచ్చారు, ఏ కోటలున్నాయి. తెలుసా మిత్రులారా? శివాజీ మహారాజ్ యొక్క 300 కోటలలో 122 కోటలు మన సౌత్ ఇండియాలోనే ఉన్నాయి. ఇంతవరకు తెలియని చాలా గొప్ప విషయం ఇది. 122 ఫోర్ట్స్ అనేవి మన చుట్టుపక్కలే ఉన్నాయనేది మనకు తెలుసు. ఆంధ్రాలో మన ఇట్లా కూడా ఉన్నాయి. ఆ లిస్ట్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. స్వరాజ్య విస్తరణలో భాగంగా దక్షిణ దిగ్విజయ యాత్రలో షాజీ రాజే నుంచి మొదలుకొని కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ వరకు కూడాను, భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చేంత వరకు కూడాను మరాఠాల యొక్క పాత్ర చాలా ఉందని చెప్పి సర్జీ మనకు తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరాఠా చరిత్రతో పాటు లిటరేచర్, సంస్కృతి, మ్యూజిక్ మరియు ఈ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప దేవాలయాల యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ ఇప్పుడు అదే విధంగా వాస్తవికంగా రూపంలో ఉండడానికి కారణం మరాఠాలని చెప్పడం చాలా గర్వకారణమైన విషయం. నార్త్ ఇండియాలో ఎన్నో గుళ్ళు మొఘలుల చేత అవన్నీ కూడా నిర్మానుష్యంగా తయారయ్యడం జరిగితే, ఆంధ్ర, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటకలలో, కేరళలో ఆ దేవాలయాలు పదిలంగా ఉండడానికి మరాఠాల కృషి ఎంతో ఉందని చెప్పడం మన అందరికీ కూడా గొప్ప గర్వకారణం. ఇకపోతే చాలా విషయాలు మనకు దాదాపు చెప్పడం జరిగింది. మరొక మంచి విషయంతోటి, మరొక వీడియోలో మరొక పర్సన్ తోటి మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు నమస్తే. జై జిజావ్, జై శివరాయ్, జై శంభురాజే.